हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना चैप्टर थर्ड जो था वो चल रहा था, उसमें अपन ने काफ़ी कुछ देख लिया था चैप्टर थर्ड के अंदर। और एक पार्ट जो था उस चैप्टर का ही मानो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट इसका सेल आता है और थर्ड पार्ट फिर इसके पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, सब आ गया। ठीक है, एक तरह से प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आएंगे। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं सेल। सेल क्या होता है और आज इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, सेल पूरा ही खत्म कर दें। सेल जो होता है वो सब जानते हैं वैसे तो। सेल क्या होता है? सेल जो करंट को फ्लो करवा सकता है। जैसे अपन ये बोलते हैं कि एक अपने पास में मान लो एक तरह से बॉक्स है। उस बॉक्स में सेल के स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है। इसको अपन एनोड बोलते हैं, इसको अपन कैथोड बोलते हैं। और बीच में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है वो भरा हुआ रहता है। ये क्या है? एक तरह से इसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। बाकी ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बाकी अपने फिजिक्स में इतना कुछ नहीं है। ये एनोड है, ये कैथोड, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो भरा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एक तरह से सेल बोला जाता है। ठीक है, फिर जिसको भी जोड़ना होता है, मान लो मेरे पास में एक बल्ब है, उस बल्ब में मुझे करंट फ्लो करवानी है, तो मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा ऐसे। तो अब एनोड तो कैसा होता है? पॉजिटिव। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। करंट पॉजिटिव से बाहर निकलती है ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे कैसे फ्लो होगी? ऐसे होगी। तो देखो, सेल के बाहर जो करंट फ्लो हो रही है वो तो कैसे हो रही है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। और सेल के अंदर कैसे होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इसी डायग्राम को अपन ऐसे ही तो बनाते हैं। ये डायग्राम अपना ऐसा ही तो होता है। इसी डायग्राम को अपन कैसे बनाते हैं? इस तरह से। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल, तो कैसे करंट फ्लो हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और अंदर कैसे जा रही है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, वो और ये सेल है और ये दोनों डायग्राम सेम है। फिर इस सेल को अपन शॉर्ट रूप में बना देते हैं कुछ इस सिंबल से। ठीक है, तो ये एक तरह से सेल का काम होता है। सेल क्या कर रहा है, पहले तो ये समझो। सेल में जो करंट फ्लो होती है वो आउटसाइड द सेल तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इनसाइड द सेल होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, अब सेल का काम क्या होता है वो चीज़ समझो। सेल, अब देखो कई लोग ये बोलते हैं कि सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है जिससे करंट फ्लो होती है। ऐसा नहीं होता। सेल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देता। इलेक्ट्रॉन देता है कंडक्टर। ठीक है, और उन कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कौन देगा फ्लो होने के लिए? भी कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स को चक्कर लगाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी कौन देगा? वो एनर्जी देगी ये बैटरी। ठीक है, जो सेल का काम होता है जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवा देना। जैसे मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा। ठीक है, अब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? ऐसे। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो फ्लो होंगे। तो मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, इसके पास पॉजिटिव के पास में। जैसे ही यहाँ पहुँचा, इसको एनर्जी मिली। कितनी एनर्जी मिलती है? यदि यहाँ पे पोटेंशियल V होगा तो एनर्जी कितनी मिलेगी? EV। QV के इक्वल होता है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने कि Q चार्ज को V पोटेंशियल पर एनर्जी कितनी मिलती है? QV। तो ये QV पोटेंशियल पे V पोटेंशियल पर QV एनर्जी लेगा। एनर्जी कुछ तो इसके अंदर खर्च हो जाएगी। ठीक है, फिर बाहर निकलेगा। भी यहाँ पर आया, यहाँ पे क्या हो गया? इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई। आ गई इसके पास एनर्जी। अब एनर्जी लेके तो चला 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 चला, फिर इधर आया। एनर्जी कम होती गई। यहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी खर्च हुई। और फिर वापस एनर्जी जब यहाँ से बाहर निकला तो एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो गई। फिर वापस इसके पास एनर्जी मांगने पहुँच गया कि ला भी मेरे को एनर्जी दे दे। ठीक है, इससे एनर्जी ली, खर्च हुई, 0 हो गई। फिर वापस यहाँ पहुँचा, फिर दे दे। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी लेके तो एनर्जी लेके एनर्जेटिक हो जाता है। फिर एनर्जी जो है वो धीरे धीरे लॉस होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसका मतलब सेल का जो काम होता है वो काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करवाना, ना कि चार्ज को फ्लो करवाना। ठीक है, ना या फिर चार्ज को देना। चार्ज कभी सेल नहीं देता है। इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस या प्रोटॉन्स ये कभी सेल नहीं देगा। वो तो खुद कंडक्टर के पास होते हैं। जो भी कंडक्टर यहाँ जुड़ा है उसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर अपन जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये कंडक्टर होता है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन है। इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थोड़ा है कि सेल इसको इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, ये तो क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में चलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा?
एनर्जी इनको प्रोवाइड करवाएगा कौन? सेल। ठीक है, तो सेल का काम होता है एनर्जी को देना। सेल का काम क्या होता है? एनर्जी को देना, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को लेके फ्लो होना शुरू कर देते हैं। तो ये सेल का काम होता है। तो अपन ये बोलते हैं सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स कौन सी एनर्जी, इसके पास में कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रिएक्शंस होती है तो उस रिएक्शन को क्या, रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, क्या करता है? विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इसको अपन बोलते हैं सेल। ठीक है, और आउटसाइड द सेल जो करंट फ्लो होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और इनसाइड द सेल कैसी होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। अंदर इसके इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो अब अंदर इसको जो रेजिस्टेंस मिलता है सेल को अंदर की तरफ, सेल के अंदर यानी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस मिलता है उस रेजिस्टेंस को नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर जो रेजिस्टेंस मिला है इसको नाम देते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या नॉर्मल रेजिस्टेंस बोला जाता है, और सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस मिलता है उसको नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कौन बनाएगा? ये इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एक तरह से आयंस है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वो आयंस क्या कर रहे हैं? बीच बीच में उससे टकरा रहे हैं, तो उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या कर रही है? डाउन हो रही है, यानी कि उसकी एनर्जी कुछ खर्च हो रही है। इसका मतलब सेल के अंदर भी कोई ना कोई एक तरह से ये मान लो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट इसको फ्लो होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब एक तरह से इस पर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो उस रेजिस्टेंस को अपन नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो सेल के बारे में थोड़ा बहुत अपन ने देख लिया। अब आगे देखते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस अपन बोल रहे हैं कि सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में यही है कि सेल के अंदर जो करंट फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है। कौन करेगा? सेल के अंदर है क्या? या तो इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो या तो इलेक्ट्रोलाइट्स रोकेंगे या इलेक्ट्रोड्स रोकेंगे। इलेक्ट्रोड्स तो लाइक खुद ही फ्लो करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड्स तो रोकेंगे नहीं, तो रोकेगा कौन? इलेक्ट्रोलाइट्स रोकेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस को अपन नाम देते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो यही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। कैपिटल आर से तो अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेते ही हैं, स्मॉल आर यदि आता है तो उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये तो डेफिनेशन तो अपन ने देख ली, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ सेल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उस रेजिस्टेंस को ही अपन नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो मेन चीज़ है। तो एक डिपेंड किस पे करेगा? जैसे मान लो ये अपने पास में, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये अपने पास में एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एनोड, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया कैथोड। ठीक है, और बीच में क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बराबर है, ऐसे मान लिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर आता है, ऐसा ही होता है। और इस इलेक्ट्रॉन को रोकने की जो कोशिश करता है वो इलेक्ट्रोलाइट, उसी को अपन नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब किस किस पे डिपेंड करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? यदि अपन बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसके होगा? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। समझो इस चीज को, होगा क्या ऐसा? बता सकते हो क्या? जैसे मान लो मुझे जो है, मुझे इधर से उधर जाना है, इस पॉइंट से उस पॉइंट की तरफ जाना है, ऐसे बीच में स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, मुझे इधर से उधर जाने में स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो जोर ज़्यादा आएगा कि कम होंगे कि जोर ज़्यादा आएगा? जितने कम स्टूडेंट्स रहेंगे उतना ही तो इजीली मैं निकल जाऊंगा वहाँ से, इधर से उधर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया?
इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन का मतलब समझते हो, केमिस्ट्री का टर्म है। कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया एक तरह से डेंसिटी। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल्स जितने पास पास में होंगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना था, एक तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में है ऐसे, ठीक है, ऐसे है। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ निकलना है, इधर से इधर जाना है, तो ये मुश्किल से जा पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में, कभी इससे टकराएगा, कभी उससे टकराएगा, कभी इधर गया, कभी उधर गया, तो इसको बहुत जोर आएगा, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और मान लो दूसरा कंडीशन ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है ऐसे, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन कम है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ईजिली निकल जाएगा। इसका मतलब जितनी हाई कंसंट्रेशन रहेगी इलेक्ट्रोलाइट्स की, उतना ही इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने में जोर आएगा, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसके हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड किसके होता है, करंट। अब करंट के कैसे होता है, जैसे मान लो एक तो एक ही इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कम है, एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को उधर जाना है, यानी कि करंट की वैल्यू ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाना होगा उतना ही तो इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल्स को दूर फेंकेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रोकेगा वो, और तो क्या होगा, या खुद ही आपस में टकराने लग जाएंगे। तो जितनी कम इलेक्ट्रॉन जाने होंगे उतने ही इजीली निकल जाएंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाने होंगे उतना ही जाने में इनको जोर ज़्यादा आएगा। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसका हो गया, करंट के। जितनी हाई करंट होगी उतना ही ज़्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एक तो इसको छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती, एक इसको इतनी बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो जितनी कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रेवल कर जाता, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में उतना ही ज़्यादा जोर आएगा। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आर इन्वर्सली है एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट्स में क्या होगा, एरिया, ये प्लेट्स ऐसे लगी हुई है इस तरह से, ठीक है। एक तो मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए छोटा सा ही रास्ता मिल रहा है, इतना सा, ठीक है, और एक इतना बड़ा रास्ता मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा बड़ा रास्ता मिलेगा इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उतनी ही तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, होगा ऐसा। तो जितना ज़्यादा रास्ता मिलेगा, यानी कि प्लेटों का एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उतना ही बड़ा चौड़ा रास्ता मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा। यानी कि जितना सकड़ा रास्ता होगा, यानी कि प्लेटों का एरिया जितना कम होगा, इंटर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतना ही जोर आएगा। इसका मतलब इंटर रेजिस्टेंस इन्वर्सली किसके हो गया, एरिया ऑफ प्लेट्स। नेक्स्ट इंटर रेजिस्टेंस इन्वर्सली होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने हीट देना शुरू कर दिया, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास पास में आ जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। यदि मान लो अपन यूँ मान लो, समझो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अपन ने किसी सॉल्यूशन को भर रखा है। जैसे मान लो चाय अपन बनाते हैं, तो चाय अपन बनाते हैं तो जैसे हीट मिलती है, चाय के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं, फैलना शुरू कर देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। मॉलिक्यूल्स यदि दूर दूर चले गए, टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतनी आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक तो पास पास में मॉलिक्यूल थे तो इसको रोक रहे थे। अब दूर दूर मॉलिक्यूल चले गए तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर इंटर रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये 5 फैक्टर्स है जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है। इनको याद रखने का तरीका क्या है, R डायरेक्टली CID/80। हाँ, डायरेक्टली CID है, CID वाला CID नहीं है। C मतलब कंसंट्रेशन, R डायरेक्टली कंसंट्रेशन, I मतलब करंट, R डायरेक्टली करंट, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, R डायरेक्टली डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, A मतलब एरिया, R इन्वर्सली एरिया, R इन्वर्सली एरिया, T मतलब टेम्परेचर, R इन्वर्सली टेम्परेचर, R इन्वर्सली टेम्परेचर। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे अपन इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको, डिपेंडेंसी को याद रख सकते हैं कि ये मेरा ही बनाया हुआ फॉर्मूला है, मान लो नॉर्मल फॉर्मूला है, इसमें ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बस इसको याद रखने का एक तरीका है, ठीक है, कि इसको कैसे याद रखा जाता है। तो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है, करंट के डायरेक्टली होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के डायरेक्टली है, एरिया ऑफ प्लेट्स के इन्वर्सली है, टेम्परेचर के इन्वर्सली है, ठीक है। तो R डायरेक्टली हो गया CID/80, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसकी डिपेंडेंसी है। अब ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है
कि जो आइडियल सेल होती है उस आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहले तो ये देखो, इस किसी भी सेल के अंदर रेजिस्टेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भी रेजिस्टेंस तो एनर्जी को लॉस ही तो कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी थी उसको यहाँ से यहाँ तक जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो इसको आगे फ्लो होने के लिए एनर्जी कम रहेगी इसके पास, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम रहेगी। इसलिए अपन ये चाहते हैं कि अंदर का रेजिस्टेंस जो कम से कम हो, तो कम से कम कितना हो सकता है, 0। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो आइडियल सेल होता है, जो आइडियल सेल होता है उस आइडियल सेल का इंटर रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। अब आइडियल अपने आप में कुछ होता नहीं है, इसका मतलब ऐसा कोई सेल नहीं है जिसका इंटर रेजिस्टेंस नहीं हो, हर सेल का कोई ना कोई इंटर रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है, तो ये अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें अपन ने देख ली। अब नेक्स्ट जो अपने पास में आता है टॉपिक वो आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ जिसको बोला जाता है, उसको और देख लेते हैं। ईएमएफ क्या चीज़ है। हो तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ। चलो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको देखो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का फोर्स है कि क्या है, नाम फोर्स है, फिर देखते हैं होता क्या है। जैसे मान लो अपन ने बोला कि मेरे पास में एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये एक बैटरी थी। अपन ने बोला बैटरी क्या करती है, सेल का, बैटरी और सेल में डिफरेंस मैंने पहले ही बताया था। बैटरी इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल यदि जुड़ गए तो क्या मिल गया, बैटरी मिल गई। ठीक है, तो मान लो ये एक सेल लगा हुआ था, ठीक है, इस सेल का ईएमएफ जो है वो मैंने मान लिया E है, इस सेल का इंटर रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R है। ठीक है, यहाँ से मान लो 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करवाना है, तो ईएमएफ क्या चीज़ होती है वो चीज़ समझना। इलेक्ट्रॉन को जब 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से फ्लो करवाना है तो इसमें भी कुछ एनर्जी खर्च होगी, ठीक है, और फिर सेल के अंदर जाएगा तो इसमें भी कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो करवाने में जो एनर्जी खर्च होती है या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आई जी। यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो करवाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को नाम देते हैं उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ कि एनर्जी हुई, एनर्जी हुई। समझ में आ रही चीज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह की एनर्जी है कि सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो करवाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितना चार्ज होना चाहिए, यूनिट चार्ज, यूनिट कूलम्ब चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो करवाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को नाम देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो ए यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि यदि सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, अपने कुछ जोड़ा ही नहीं है, तो जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो इनके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा। यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स, जैसे सेल यही तो था अपना, यदि मैं सेल की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसा कोई सेल था अपना, ठीक है। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उस टाइम के इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस से किसके इक्वल है, ईएमएफ के इक्वल होता है। तो ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आगे चीज, ईएमएफ क्या चीज़ है, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दोनों सेल्स के टर्मिनल्स के बीच में जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही उस टाइम पर टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही नाम क्या देते हैं, उसका ईएमएफ। ठीक है, तो दो तरह के पॉइंट्स अपने पास में आ गए। ईएमएफ जो हो गया, एक तो क्या हो गया, इट इज़ द एनर्जी टू फ्लो ए यूनिट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग सेल। ठीक है,
तो सेल सहित पूरे सर्किट में 1 यूनिट कूलाम चार्ज को फ्लो करवाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, ईएमएफ के। और फिर यहाँ से देखेंगे तो अपन ये बोलेंगे कि इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है उस टाइम पे टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को अपन नाम क्या देंगे, उसका ईएमएफ। ठीक है, अब ईएमएफ जो होता है वो पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, समझना। ईएमएफ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कब पॉजिटिव होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, जब बैटरी तो पॉजिटिव होता है, और जब बैटरी चार्ज हो रही हो तब ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बैटरी जैसे मोबाइल की जो बैटरीज होती है वो क्या होती है, डिस्चार्ज भी होती है और चार्ज भी होती है। तो जब डिस्चार्ज होगी तब तो अपन उसका ईएमएफ कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और जब चार्ज करते हैं तब उसका ईएमएफ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो जो ईएमएफ होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। चार्जिंग कंडीशन में वो नेगेटिव होता है और डिस्चार्जिंग कंडीशन में वो पॉजिटिव रहता है। तो ये अपन ने ईएमएफ के बारे में कुछ चीज़ें देख ली। अब इसमें नेक्स्ट जो एक और पॉइंट आता है उसको अपन नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो मेरे पास में एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये एक बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, इसमें करंट फ्लो करवाई। जब सेल से करंट फ्लो हो रही हो उस टाइम पर सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से करंट फ्लो हो रही है उस टाइम पे टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। जब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रही है उस टाइम पे सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोला जाएगा। करंट फ्लो नहीं हो रही है तब तो ईएमएफ होगा, और करंट फ्लो हो रही है तब क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ रहेगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, सारा का सारा पोटेंशियल कहाँ जाएगा, इस रेजिस्टेंस पे जाएगा। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब सेल से करंट फ्लो हो रही होती है उस टाइम पर सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस को नाम देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब देखो ये तो अपन ने डेफिनेशंस देख ली कि ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन आता है। अब असली चीज़ वो है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या निकल के आता है वो चीज़ अपन को देखनी है। तो एक चीज़ अपन ने देख ली कि ईएमएफ जो होता है वो ईएमएफ अपन ने बोला है कि सेल सहित पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को फ्लो करवाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो एनर्जी ही क्या होगी, उसका ईएमएफ के इक्वल रहेगी। तो इस डेफिनेशन की हेल्प से ही अपन आगे जो है फॉर्मूला और कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, तो वो चीज़ समझना। जैसे मान लो अपन को टॉपिक ये है, टॉपिक अपना है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों के बीच में अपन को रिलेशन देखना है। अब समझो इस चीज़ को। जैसे मान लो ये तो अपना रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मैंने मान ली, मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा दिया समझाने के लिए। ठीक है, देखो इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसे कि ये तो E है और ये R है। इसका मतलब क्या हो गया, इस बैटरी का EMF तो E है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। और मैं कैसे शो कर सकता हूँ, इसको कुछ ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये E है, ये R है, और ये एक बॉक्स में इसको बंद कर दिया। तो ये भी क्या है, एक तरह से ये भी पूरी एक बैटरी है। इसका मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ है, इसके अंदर है, बैटरी के अंदर है, उसको बाहर निकाल के अपन शो कर सकते हैं। तो ऐसे इनको शो किया जाता है। तो मैंने कुछ ऐसे ही शो किया है कि ये तो बैटरी हो गई और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। ठीक है, अब समझो इस चीज़ को। ठीक है, अपन ये बोल रहे हैं कि जो EMF होता है वो EMF क्या होता है, EMF होता है यूनिट चार्ज को सेल सहित पूरे सर्किट में फ्लो करवाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को नाम देते हैं उसका EMF। मान लो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, यहाँ से करंट मान लो I निकली होगी, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, IR, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V डैश जो मान लेता हूँ वो कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा।
यानी कि यहाँ तो एनर्जी कितनी खर्च हुई है आई आर, और यहाँ कितनी एनर्जी खर्च हुई है आई आर हुई है। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी खर्च हुई है, यदि इसका ई एम एफ ई है तो जो टोटल एनर्जी खर्च हुई है वो दो जगह खर्च हुई है, एक तो V पे और एक V डैश पे। यानी कि एक तो इस रेजिस्टेंस पे और एक इस रेजिस्टेंस में, दो ही तो रेजिस्टेंस थे तो एनर्जी दो रेजिस्टेंस में खर्च हो गई। यानी कि जो टोटल एनर्जी खर्च हुई है पूरे सर्किट में फ्लो करवाने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो EMF होता है। तो जो टोटल एनर्जी खर्च हुई है वो दो जगह खर्च हुई है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि V प्लस V डैश। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब रिलेशन कैसे कैसे निकलेगी। V डैश को क्या बोल सकते हैं, IR बोल सकते हैं। इस IR को इधर ले आओ, V को इधर रखो, तो V इक्वल क्या आ जाएगा, E माइनस IR। एक तो फॉर्मूला अपने पास में ये आ गया, मेन फॉर्मूला अपना ये है, V E और R के बीच में रिलेशन क्या आएगा, V इक्वल E माइनस IR आ जाएगा। और देखो फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, E इक्वल V प्लस V डैश, इसी को आगे बढ़ाते हैं, E इक्वल V प्लस V डैश, बढ़ा दिया इसको आगे। कैसे बढ़ेगा, V की जगह तो मैं क्या बोल सकता हूँ IR, और V डैश की जगह पर क्या बोल सकते हैं I स्मॉल r। ठीक है, तो ये हो जाएगा IR प्लस I स्मॉल r, I कॉमन ले लेंगे तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा E अपॉन R प्लस R बन जाएगा। एक है अपने पास करंट का फॉर्मूला आएगा। और देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, V इक्वल क्या होता है IR, V इक्वल क्या था IR, तो यहाँ से I की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करो तो V इक्वल आ जाएगा E R अपॉन R प्लस R। ठीक है, एक फॉर्मूला अपना ये हो रहा था, आ गया। और देखो यहाँ से R को यदि मैं एलसीएम ले लूँ तो V इक्वल आ जाएगा E R अपॉन R को एलसीएम ले लिया तो अंदर रहेगा 1 प्लस R अपॉन R, R से एक R कैंसिल तो V इक्वल आ गया E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R। एक फॉर्मूला ये और आ गया। और देखो और क्या फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा यदि यहाँ से V को इधर ले आऊँ मैं तो इस फॉर्मूले से देखो क्या होगा, यदि इस फॉर्मूले से मैं V को इधर ले आऊँ तो ये बन गया E माइनस V इक्वल क्या हो गया IR, तो R इक्वल क्या हो गया E माइनस V अपॉन I हो गया। और I की जगह क्या बोल सकते हैं, V अपॉन R बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं R इक्वल E माइनस V अपॉन R, या फिर मैं बोल सकता हूँ R इक्वल E माइनस V अपॉन V इंटू R। एक ये फॉर्मूला अपने पास में आता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। समझ में आई चीज़, ऊपर से गई कि समझ में आई है, मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया शायद। देखो ये जो एनर्जी है वो दो जगह, फिर से देखना, ये जो एनर्जी है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो यहाँ और एक यहाँ हुई। तो एनर्जी दो जगह डिस्ट्रीब्यूट है, एक तो यहाँ, और यूनिट चार्ज है, यूनिट लगाओगे तो लगा दो। यदि मैं यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल क्यू वी, इतना ही तो होता है। तो मैं यहाँ पे क्यू ई करूँगा, क्यू ई करूँगा, क्यू ई करूँगा, क्यू 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 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या E इक्वल वी प्लस वी डैश। इसलिए मैंने लगाया नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लगाया नहीं है, इसको ऐसे ही चलने दिया। ठीक है, तो E इक्वल हो गया V प्लस वी डैश। ठीक है, तो यहाँ से V डैश को अपन क्या बोलेंगे IR, बस अब वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो इस V को इधर ले आओ तो यहाँ से IR इक्वल हो जाएगा E माइनस V, सॉरी ये IR को इधर ले आओ तो V इक्वल हो जाएगा E माइनस IR। तो एक तो रिलेशन ये आ गया। ठीक है, और देखो ये रिलेशन था E इक्वल V प्लस वी डैश, इसमें मैंने क्या किया है V और V डैश दोनों की वैल्यू पुट कर दी। I को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा R प्लस R नीचे चला जाएगा तो I इक्वल E अपॉन R प्लस R हो जाएगा। फिर V इक्वल होता है IR, तो I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो V इक्वल हो गया ER अपॉन R प्लस R। फिर यहाँ से एक R को कॉमन लिया, R को कॉमन लिया तो ऊपर तो ER ऐसे कैसे, नीचे से R कॉमन लिया तो यहाँ 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, R से R कैंसिल तो V इक्वल E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R हो गया। और समझो फिर यहाँ से यदि मैं इसको इधर ले गया V को तो IR इक्वल हो जाएगा E माइनस V, तो IR इक्वल E माइनस V, तो R इक्वल E माइनस V अपॉन I, और I की जगह मैं बोल सकता हूँ V अपॉन R, तो R इक्वल E माइनस V अपॉन R, R ऊपर चला जाएगा तो R इक्वल E माइनस V अपॉन V इंटू R। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास में निकल के आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। इन तीनों में रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार डेरिवेशन में पूछा गया, न्यूमेरिकल्स तो इसके ऊपर बहुत अच्छे बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केसेस देखो क्या क्या है। अब मेन चीज़ वो हो रही है, यदि अपन बात करें इसमें स्पेशल केसेस की, फर्स्ट क्या हो, यदि करंट की वैल्यू 0 हो यानी कि सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो I जैसे ही 0 होगा तो V किसके इक्वल हो जाएगा, E के। यानी कि इस कंडीशन में V किसके इक्वल आएगा, E के। तो जब करंट 0 होती है उस टाइम पर V E के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि उस V तो अपन जानते ही हैं, करंट ही 0 हो गई तो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, EMF के।
यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। तो जब करंट जीरो होगी उस टाइम पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आएगा, ईएमएफ के इक्वल आएगा। सेकंड केस में जब करंट फ्लो होगी व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब वी इक्वल टू ई माइनस होगा, कुछ ना कुछ होगा माइनस। माइनस होने का मतलब वी की वैल्यू हमेशा ई से कम ही होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में वी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ई से कम रहेगा। समझ में आ रही चीज, उस कंडीशन में वी हमेशा ई से कम रहेगा। थर्ड अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। ई और आर के बीच में ग्राफ देखो कैसा बनेगा। यदि एक तरफ मैंने ई ले लिया, एक तरफ मैंने आर ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया इस तरह से, तो ग्राफ कैसा बनेगा। सेल का ईएमएफ क्या रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, करता है क्या, नहीं करता। अरे ईएमएफ तो क्या है, इसकी बैटरी की एनर्जी है। अब बाहर में चाहे छोटा बल्ब लगाऊं चाहे फ्रीज लगाऊं, बैटरी की एनर्जी पे कोई इफेक्ट थोड़ा ना आएगा। तो इसका मतलब ई और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, सीधा सीधा करो कैसा बनता है, इंडिपेंडेंट रिलेशन बनता है, ई डायरेक्टली आर की पावर 0, ठीक है। फोर्थ देखो और क्या है, और समझो। नेक्स्ट अपने पास में आता है, मुझे ग्राफ बनाना है V और R के बीच में, ठीक है। V और R के बीच में देखो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है इसके अंदर, कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। V और R के बीच में ग्राफ बनाना है, V और R कौन सा रिलेशन काम में लोगे, ये वाला। R की वैल्यू यदि 0 होगी तो ये पूरा इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, E अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब R 0 होगा तो V भी क्या होगा, 0 होगा। ग्राफ अपना यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। फिर जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू कम होगी, नीचे वाली टर्म पूरी कम होगी तो ये वाली टर्म बढ़ेगी। इसका मतलब ग्राफ कैसा चलेगा अपना, कुछ इस तरह से ग्राफ चलता है। समझ में आ रही चीज़, इस तरह से ग्राफ चल रहा है। इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जब R 0 है तो V भी क्या है, 0 है। मान लो R की वैल्यू R के इक्वल हो गई, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो गया, कैपिटल आर अपॉन आर क्या हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, यानी कि E/2। तो उस कंडीशन में V जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि जब R जो है वो R के इक्वल हो गया, उस कंडीशन में V किसके इक्वल हो जाएगा, E/2 के। तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि जो V होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, E/2। और जब R की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, R की वैल्यू तो इन्फिनिटी हो गई, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब 1 प्लस 0 क्या होगा, 1, यानी क्या बचेगा, V इक्वल टू क्या बचेगा, E। तो इस कंडीशन में V किसके इक्वल आएगा, E के इक्वल रहेगा। क्लियर। तो ये ग्राफ बनता है V और R के बीच में। नेक्स्ट और लास्ट अपना ग्राफ बनता है इसमें किसके बीच में, V और I के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझना क्या चीज़ है। एक तरफ तो मैंने V ले लिया और एक तरफ मैंने I ले लिया, ठीक है। अब समझो, V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, V और I के बीच में। E तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। इस रिलेशन को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ। इस रिलेशन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कैसे, इसको अपन ये बोल सकते हैं V इक्वल टू माइनस का IR प्लस का E। बोल सकते हैं क्या, ऐसे बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस का IR को पहले ले लिया, प्लस का E को बाद में ले लिया। Y इक्वल टू MX प्लस C, कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है क्या। देखो इक्वेशन क्या बनी है अपनी, इक्वेशन अपनी ये बनी है V इक्वल टू माइनस का IR प्लस E, तो Y इक्वल टू माइनस का, इसको मैं यूँ लिख दूँ IR को RI, MX प्लस C, ऐसा ही तो बनेगा। तो Y इक्वल टू माइनस का M तो क्या हो गया R, I क्या हो गया X, और E क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये C हो गया। अब देखो जब I 0 होगा तो V किसके इक्वल आएगा, E के। तो जब I 0 हो गया तो V किसके इक्वल आ गया, E के। इस कंडीशन में V किसके इक्वल है, E के, ठीक है। फिर Y इक्वल टू माइनस MX प्लस C कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ग्राफ कैसा चलेगा अपना, इस तरह से, ऐसे। V कब 0 होगा, V कब 0 होगा, जब ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि IR जो होगा किसके इक्वल होगा, E के। यानी कि जब IR जो है वो E के इक्वल हो गया, यानी कि I किसके इक्वल हो जाएगा, E अपॉन R। यानी कि जब I जो है वो E अपॉन R के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ग्राफ बनता है V और I के बीच में।
तो ये कुछ ग्राफ्स बनते हैं, ये रिलेशंस हैं, रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है और ग्राफ्स भी इम्पोर्टेंट है। ग्राफ में कुछ चीज़ें याद भी रखनी है, बाकी कुछ चीज़ें समझने वाली भी है। तो ये अपना एक टॉपिक जो है सेल से सेल में तीनों का रिलेशन जो वो अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, वही कॉम्बिनेशन, वही दो तरह के कॉम्बिनेशन, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उनको और देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या होता है उस चीज़ को और देखते हैं, बाकी फिर सेल जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होने वाला है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखते हैं क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है, वो चीज़ तो पहले ही समझ में आ गई थी। भी सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि अपन पास रिक्वायर्ड अमाउंट की यदि सेल नहीं है तो उसको बनाने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में फर्स्ट जो अपने पास में आता है वो वही आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कैसे पता चलेगा, यदि सेल्स से करंट की वैल्यू सेम है, हर सेल से करंट की वैल्यू सेम फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो जैसे मान लो मैंने ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाया, जैसे मान लो ये एक बैटरी थी, सेल थी, ये उसका रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सेकंड बैटरी हो गई, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और उसको अपन ने किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि मान लो कोई बल्ब लगा हो, फ्रिज लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, उसमें इस सेल से करंट फ्लो हो रही है। इसका ईएमएफ अपन ने मान लिया E1 है, इंटर रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया R1 है। इसका ईएमएफ अपन ने मान लिया E2 है, इंटर रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया R2 है। और मान लो सर्किट से जो करंट फ्लो हो रही है वो कौन सी हो रही है, I। ठीक है, तो I करंट इसमें से फ्लो होगी, I करंट इसमें से फ्लो होगी। ये पूरा एक सेल है, ये पूरा सेल है, रेजिस्टेंस को मैंने बाहर निकाल के दिखाया है, अभी बताया था अपन शो कर सकते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने मान लिया A पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने मान लिया B पॉइंट, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया C पॉइंट। ठीक है, यदि मैं VA माइनस VB लिखूँ, यानी कि क्या ये सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल है। भाई सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA, ये तो इसके अंदर ही तो है भाई, ये रेजिस्टेंस जो है वो तो इसके अंदर ही तो है, यानी कि सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हुआ VA माइनस VB। तो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का अपने रिलेशन निकाला था अभी, क्या रिलेशन आया था, V = E माइनस I आया था। तो VA माइनस VB क्या कर देंगे अपन, E तो क्या हो जाएगा E1 माइनस I, करंट फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस कितना है R1। तो VA माइनस VB तो हो गया E1 माइनस I R1। ऐसे यदि मैं VB माइनस VC करूँगा, यदि मैं VB माइनस VC करूँगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ E2 माइनस I R2, हो सकता है E2 माइनस करंट कितनी फ्लो हो रही है I, इंटर रेजिस्टेंस कितना है R2। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ VA माइनस VC। ठीक है, माइनस VB प्लस VB कैंसिल, ये आ गया, ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस का I R1 माइनस का I R2 हो जाएगा। और देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, VA माइनस VC इक्वस टू E1 प्लस E2 तो ऐसे कैसे, E1 प्लस E2 ऐसे कैसे। ठीक है, ये E1 प्लस E2 आ गया, माइनस का I और माइनस का I कॉमन ले लूँगा, तो माइनस का I यदि मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 बन गया। अब समझो इस पूरे डायग्राम को मुझे निकालना है, तो यही है कॉम्बिनेशन में क्या करना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा वही तो निकालना है दोनों सेल का मिला के। तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक सेल से रिप्लेस किया। ठीक है, एक सेल से रिप्लेस करने पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, उसमें उतनी करंट फ्लो हो रही थी I जितनी पहले हो रही थी। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ मैंने मान लिया E सीरीज, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R सीरीज, मान लिया। ठीक है, तो सर्किट में करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब इन दोनों सेल्स को हटा के मैं ये वाली एक सेल लगा सकता हूँ जिसका ईएमएफ ES और इंटर रेजिस्टेंस RS हो। ठीक है, ये वही पॉइंट कौन से हो गए, A पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, C पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो लगाया A और C के बीच में, ये पॉइंट कौन सा था, C पॉइंट। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये पॉइंट कौन सा था, C पॉइंट। ठीक है, तो मैं ये क्या ऐसे बोल सकता हूँ अभी यहाँ पे VA माइनस VC इक्वस टू वही V इक्वस टू E माइनस I R। E तो कितना है, E इक्वलेंट माइनस R कितना है, R इक्वलेंट हो सकता है। इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो VA माइनस VC, VA माइनस VC, E इक्वलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, E1 प्लस E2, यानी कि E इक्वलेंट जो आएगा तो किसके इक्वल आएगा, E1 प्लस E2। और भी सेल जुड़ी होगी तो सब ऐड होते जाएंगे, और I ऐसे कैसे।
ठीक है। और आर इक्वलेंट किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस R2, यानी कि आर इक्वलेंट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, R1 प्लस R2 प्लस ऐसे। इक्वलेंट की जगह अपन क्या बोलेंगे, सीरीज के लिए बोल रहे हैं, तो ये ES हो जाएगा, ये RS हो जाएगा, तो ये ES हो गया, ये अपना RS हो गया। तो ये तो अपने पास में क्या आ गया, E इक्वलेंट और R इक्वलेंट आ गया सीरीज के अंदर, यानी कि सीरीज में जितनी भी सेल जुड़ी होगी सबका EMF क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 E5 इस तरह से। और इंटर रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से। ठीक है। अब देखो, अब इसमें स्पेशल केस क्या है, ठीक है, अभी लास्ट में हर टॉपिक के अपन स्पेशल केस करते हैं। तो स्पेशल केस क्या है, यदि N सेल जिनका EMF E है और इंटर रेजिस्टेंस R है, उनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा, कितना होगा, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E N तक जुड़ता जाएगा, तो कितना हो जाएगा NE। और इक्विवेलेंट इंटर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R N तक जुड़ता जाएगा, तो कितना हो जाएगा NR। तो करंट कितनी फ्लो होगी, I। करंट क्या होती है, नेट रेजिस्टेंस अपॉन सॉरी I इक्वल टू क्या होता है, I का फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू टोटल पोटेंशियल कितना है NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल तो है ही प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल कितना है R और इंटरनल कितना आया है NR। ये अपने पास में फॉर्मूला आता है I का, आता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हो। और इसमें स्पेशल केसेस क्या क्या है, इसमें यदि मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, R की वैल्यू NR से बहुत ज़्यादा हो, तो I कितना हो जाएगा NE अपॉन R। ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, यदि R की वैल्यू NR से बहुत कम हो, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो बचेगा क्या, I इक्वल टू ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, NE अपॉन NR, N से N कैंसिल, E अपॉन R, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा E अपॉन R। ठीक है। ये दो स्पेशल केस है, बाकी ये कोई काम के नहीं थे। काम का एक तो ये है सीरीज में, और ये काम का है, और एक ये वाला काम का है। ठीक है। बाकी तो सब डेरिवेशन है, कोई खास चीज़ नहीं है। डेरिवेशन अपन करके देख ली, बाकी डेरिवेशन कम पूछी जाती है, नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ समझना, यदि सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, सारे जितने भी सेल जुड़ रहे हैं मान लो ऐसे ही जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, तो जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ये कब है, जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है। सब सारे के सारे क्या कैसे हैं, सेल कैसे है, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही 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 है, तो सारे के सारे सेल कैसे हैं, डिस्चार्जिंग कंडीशन में है। लेकिन यदि सेल ऐसे जुड़े हों, समझना आप इस चीज़ को, एक ऐसे जुड़ रहा है, 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 मान लो इस तरह से, और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, ये E1, ये E2, ये E3, ये E4, तो इक्विवेलेंट EMF जो बनेगा, E1 कैसा है, चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग में, पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहे तो कैसा है, डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग में EMF कैसा होता है, पॉजिटिव। E2 कैसा है, E2 देखेंगे तो पॉजिटिव में करंट इंटर हो रही है, इसका मतलब ये कैसा है, डिस्चार्जिंग में, और डिस्चार्जिंग में EMF कैसा होता है, नेगेटिव। E3 कैसा है, वही पॉजिटिव में करंट इंटर हो रही है, डिस्चार्जिंग है तो नेगेटिव। E4 कैसा है, पॉजिटिव से करंट बाहर निकल रहे तो चार्जिंग, सॉरी ये तो चार्जिंग कंडीशन में, और ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में, तो माइनस का E4। यानी कि चार्जिंग कंडीशन में अपन को EMF प्लस में लेके चलना है, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में क्या लेना है, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो प्लस का E4। डिस्चार्ज दो तो डिस्चार्ज हो रहे हैं, ये वाले E1 और E4, E2 और E3 चार्ज हो रहे हैं, तो E2 और E3 माइनस में आ गया, E1 E4 प्लस में आ गया। तो यदि प्लस में आ रहे हैं, यदि चार्जिंग कंडीशन में, तो EMF नेगेटिव लेना है, और डिस्चार्जिंग कंडीशन में तो EMF पॉजिटिव में लेना है। तो ये अपना सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का पता इससे लगाना है कि करंट की वैल्यू यदि सेम फ्लो हो रही है तो कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और करंट की वैल्यू यदि सेम नहीं है तो फिर अपन बोलेंगे कि वो सीरीज में तो नहीं है, फिर वो और किसी में हो सकते हैं। ठीक है। तो और किसी में, वो मिक्स में भी हो सकते हैं, और वो पैरेलल में भी हो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, कि सेल्स का यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा। अरे नोट्स भी बन रहे हैं साथ के साथ, ये नहीं बन रहे हैं, पढ़ रहे हो बच्चों, बंधुओं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कई तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पीछे ही रह गए, है ना, कई तो भी फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। अब क्या है कि वीडियो सोचते हैं यार पढ़ा तो है ही, वीडियो देख लेंगे जब इच्छा होगी तब, अभी क्या देखेंगे, अभी मन नहीं है देखने का।
है ना, अभी और ही कुछ देखने का मन है तो वो और कुछ ही देखते हो, फिर होता है ऐसा। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो नेक्स्ट अपना है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा। ठीक है, सीरीज में अपने देख लिया, पैरेलल में देखो। जैसे मान लो ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे, ये एक सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे, और फिर ये किससे जोड़ दिया अपन ने, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है, बल्ब बल्ब हो मान लो, उससे अपन ने इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका इंटरनल, इसका EMF जो है वो तो E1 मान लो, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसका E2 मान लो, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लो। इसमें से मान लो करंट I1 निकली होगी, इसमें से करंट मान लो I2 निकली होगी, तो इसमें कितनी करंट गई है, I गई। तो I किसके इक्वल हो गई, I1 प्लस I2। तो मैं यहाँ से एक तो ये बोल सकता हूँ I किसके इक्वल हो गया, I1 प्लस I2 हो जाएगा। मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, वो किसके इक्वल मैंने मान लिया, V के इक्वल मान लिया। यानी कि VA माइनस VB किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया, VA माइनस VB V के इक्वल हो गया। अब देखो, तो यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 हो सकता है। वही फॉर्मूला अपना, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस IR। तो फर्स्ट के लिए बोलेंगे तो V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट के लिए, अब समझना, V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 हो सकता है। तो यहाँ से I1 क्या आ जाएगा, I1 अपने पास में आएगा, इसको इधर ले आओ, V को उधर ले जाओ, तो E1 माइनस V अपॉन R1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसके लिए बोलूँगा, तो इसके लिए मैं बोलूँगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2। तो यहाँ से I2 क्या हो जाएगा, I2 आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2 हो जाएगा। इस I1 और I2 की वैल्यू को यहाँ पुट करो, कर देंगे, तो यहाँ अपने पास ये रिलेशन निकल के आ गया, I इक्वल टू I1 तो क्या है, E1 माइनस V अपॉन R1, तो ये तो हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1, और I2 क्या है, E2 माइनस V अपॉन R2, तो ये हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, I तो ऐसे कैसे रख लिया मैंने, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, बाकी इतने कोई काम की चीज़ नहीं है। और देखो I इक्वल टू E1 E2 वाली टर्म एक तरफ ले आओ, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, माइनस का V यदि मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बच जाएगा ऐसा। और देखो इसको, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आओ और I को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये तो हो गया प्लस में, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये ऐसे कैसे, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस का I हो जाएगा, माइनस का I। ठीक है, फोन आ रहेगा, चलो छोड़ो, ठीक है, माइनस का I। अब देखो V, ये तो ऐसे कैसे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ भी अपन एलसीएम ले सकते हैं, चलो यहीं एलसीएम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और एक दो स्टेप कम हो जाएगी अपनी। ठीक है, कैसे एलसीएम लोगे, V, ये तो ऐसे कैसे, R1 R2 एलसीएम आ जाएगा, R1 R2 एलसीएम आ गया, यहाँ क्या रह गया, R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 लिखो, R1 प्लस R2 लिखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम क्या आएगा, R1 R2 आ जाएगा, बचेगा क्या, E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, माइनस का I आ रही थी सामने। अब इस पूरी टर्म को उधर ले जाओ, तो दो इसके नीचे और इसके नीचे चली जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 मल्टीप्लाई, ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 माइनस I, और ये पूरा इसके नीचे जाएगा I के, तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा,
तो मैं बोल सकता हूँ इसको R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। एक तो ये बच गया माइनस का I, ठीक है। और इसको अपन बोल देंगे ऐसे कैसे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आ रही चीज़ समझ में। ये एक फॉर्मूला अपने पास में आया। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, ठीक है। पता नहीं सर क्या रामायण चल रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखो मेन जो फॉर्मूला अपने काम आएगा मैं वो बता दूंगा। ये वाला फॉर्मूला अपने पास में आ गया। अब इसमें समझो क्या है, यदि इन दोनों सेल को हटा के वही मैं एक सेल लगा दूँ तो सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। यानी कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ये कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा, ठीक है। कैसा? ऐसा कर दिया। इक्विवेलेंट ईएमएफ इसका कितना है, पैरेलल में है तो मैंने इसको EP मान लिया और इसका मैंने मान लिया RP, और ये R है और सर्किट में करंट वही फ्लो हो रही है, कितनी I, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही V है, कोई चेंज नहीं होगा, वो V रहना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों सेल्स को हटा के अपन ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसके लिए अब यदि मैं लिखूँगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा V इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, EP माइनस I इंटू RP बन जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ये आया है, एक फॉर्मूला ये आया है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर करेंगे तो EP जो आएगा, EP वो तो किसके इक्वल आएगा, इस पूरे के, तो इस पूरे के इक्वल आएगा, यानी कि E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और RP किसके इक्वल आएगा, RP देखेंगे तो इसके पूरे के, यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो सकता है। ये तो इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा पैरेलल में, और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा पैरेलल में। मेन चीज़ अपनी यही है, मेन चीज़ अपन को ये देखनी है, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना बनेगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ठीक है। ये दो चीज़ें अपन को देखनी थी। अब देखो अब वही स्पेशल केसेस, अच्छा इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो समझना, इस फॉर्मूले को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, हो सकता है कैसे, बिल्कुल हो सकता है। 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश 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 आगे चलता जाएगा। अब यदि मेरे पास में वो स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केस की यदि मैं बात करूँ तो यदि N सेल जिनका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो फिर इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, यानी कि पैरेलल का इक्विवेलेंट EMF कितना बनेगा, EP कितना बनेगा, देखो ER प्लस ER अपॉन R प्लस R, 2ER अपॉन 2R बनेगा। यानी कि मैं बोल दूंगा यहाँ पे 2ER अपॉन 2R, 2R से 2R कैंसिल, बचेगा क्या E, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट EMF बनेगा वो एक सेल के EMF के इक्वल होगा। और RP कितना बनेगा, यदि RP की बात करें तो RP बनेगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन N अपॉन R, उल्टा कर देंगे तो R बाई N, तो ये बन जाएगा R बाई N। ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखो इसमें, अब उस चीज़ को इधर लेकर आते हैं। अब समझना इस चीज़ को क्या है, वही अपन को क्या करना है, करंट निकालनी है। टोटल करंट क्या होती है, नेट पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल तो कितना आया है E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखो, नेट पोटेंशियल तो E आया है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ये करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसको और आगे सोल्व कर लो, और आगे सोल्व कर सकते हैं तो N को एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा NE अपॉन R प्लस NR प्लस R, ठीक है। ये फॉर्मूला और निकल के आता है अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो मेन फॉर्मूला अपना ये है E अपॉन R प्लस R बाई N। टोटल EMF कितना होगा, जितना एक सेल का EMF होगा उतना ही उसका नेट EMF बनेगा, और टोटल रेजिस्टेंस ही आ जाएगी, ठीक है। तो मेन तो अपना फॉर्मूला एक तो ये है, इक्विवेलेंट EMF बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R प्लस R2, और इक्विवेलेंट इंटर रेजिस्टेंस बनेगा 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरह से आगे जुड़ता जाएगा। क्लियर। तो ये अपने पास में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों अपने कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अपने पास में जो आता है उसको अपन बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। तो उसको और देखते हैं कि मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल से भी अब मान लो सीरीज और पैरेलल दोनों में जुड़े हुए हो तो क्या होगा, सिंपल सा है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी तो और कोई खास चीज़ नहीं हो, बता देता हूँ फॉर्मूला बनेगा कैसे।
मान लो ऐसे सेल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेल्स जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो और भी जुड़े हुए होंगे ऐसे, ठीक है। तो अपन सीरीज और पैरेलल दोनों ही देख रहे हैं, तो अपन ने सीरीज और पैरेलल दोनों ही देखा है, इसमें क्या होगा वो चीज़ समझना, ठीक है। ऐसे मान लो और भी इसमें रोज बनी हुई है इस तरह से, ठीक है, बहुत सारी रोज बनी हुई है। अपन ने इस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपन ने क्या बना दिया, एक कॉम्बिनेशन बना दिया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जुड़ा हुआ है R, ठीक है। तो एक तरह से बैटरी बन गई है, सॉरी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है R, इस तरह से, ठीक है। इसका EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, 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 सबके लिए ER 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 ER। तो ये तो कितनी सेल्स है ऐसे, एक रो में कितनी सेल मैंने मान ली, n सेल्स मैंने मान ली, ठीक है। और ये रोज कितनी है, रोज मैंने मान ली इसमें m रोज, ठीक है। तो एक रो के अंदर n सेल है, टोटल मिला के ये m रोज है, m, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने मान लिया। तो अब देखो इसके अंदर यदि मैं बात करूं कि इक्विवेलेंट EMF ऑफ वन रो, एक रो का इक्विवेलेंट EMF कितना बनेगा, ये एक रो का, ठीक है। ये कैसे जुड़े हुए हैं सब सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, ऐसा ही तो आया था सीरीज के अंदर भी। अपन ने ये तो देखा था कि यदि मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में देखो क्या था, इसको अलग से लिख देते हैं, अलग से समझना इसमें क्या था, ठीक है। तो इनको समझना इसमें क्या था ऐसा। यदि अपन ने सीरीज में पढ़ा था तो सीरीज में तो अपन ने क्या पढ़ा था, सीरीज में तो अपन ने बोला था कि ES जो आता था वो कितना आता था, E प्लस E प्लस E प्लस ऐसे जुड़ता जाता था, और RS कितना होता था, R प्लस R प्लस R प्लस इस तरह से जुड़ता जाता था। और पैरेलल में क्या देखा था, पैरेलल में अपन ने देखा था कि जो EP था वो तो किसके इक्वल था, E के, और जो RP था वो किसके इक्वल था, या फिर 1/RP बोल दो, 1/RP किसके इक्वल था, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस तरह से था, यानी कि N/R, ऐसा ही था पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अपन काम में लेंगे, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप देखो, तो E प्लस E प्लस E प्लस E कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट EMF कितना बनेगा, NE, एक रो का, इसका NE, इसका NE, इसका NE, इसका NE, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिला के इक्विवेलेंट EMF कितना बन जाएगा। यानी कि अब जो इक्विवेलेंट EMF ऑफ कंप्लीट बनेगा, इक्विवेलेंट EMF ऑफ सर्किट, सर्किट बोल देते हैं, तो सर्किट का कितना हो जाएगा, NE ही तो रहेगा, क्योंकि इसका भी NE, इसका भी NE, इसका भी NE, पैरेलल में जितना एक का होता है उतना इक्विवेलेंट बनता है, तो कितना बन जाएगा NE, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक रो का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, सीरीज में है तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा, NR। ये तो इक्विवेलेंट EMF इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो। अब मुझे यदि बात करें इक्विवेलेंट EMF ऑफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो अब ये कैसे जुड़े हुए हैं, NR 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 M तक कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, पैरेलल में है, तो 1/RP क्या हो जाएगा, 1/RP हो जाएगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस M तक जुड़ेगा, तो 1/RP क्या हो जाएगा, M/NR, यानी कि RP क्या हो जाएगा, NR/M हो जाएगा। अब मुझे निकालना है करंट, तो करंट क्या होगी, I इक्वल टू क्या होता है, E इक्वलेंट अपॉन R प्लस R इक्वलेंट, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। ये क्या आया है, पूरे सर्किट का आया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, R इक्वलेंट बनेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो I इक्वल टू E इक्वलेंट तो क्या आया है, E इक्वलेंट अपने पास में आया है NE, तो ये हो जाएगा NE अपॉन R प्लस R इक्वलेंट कितना आया है, R इक्वलेंट आया है NR/M, NR/M, ये आ जाएगी इसके अंदर टोटल करंट। समझ में आ रही चीज़, इसको अपन बोलते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्लियर। तो अब ये मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया अपने सीरीज कॉम्बिनेशन पे। अब सेल से रिलेटेड अपने सारी चीज़ें देख ली, सेल अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। सेल में अपने सबसे पहले सेल की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद में अपन ने सेल्स के
EMF देख लिया था, उसके बाद में इंटर रेजिस्टेंस देख लिया था, उसके बाद में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया था, फिर V और R के बीच में रिलेशन देख लिया था, कुछ ग्राफ्स बनाए थे, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स अपन ने देख लिया। तो सेल अपना पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस रह गए हैं सेल के, तो अपन क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस कर लेंगे। बाकी अपना सेल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मेन इसके फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मुले ध्यान रखने हैं। डेरिवेशन इसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके फॉर्मुलेज इंपॉर्टेंट है, निट के लिए भी, IIT के लिए भी और बोर्ड लेवल के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो पूछो, तब तक मज़े करते रहो। कल फिर मिलेंगे रात को 2 बजे एक नई वीडियो के साथ। अपने जो वीडियो रात को लगभग 2-3 बजे के आसपास अपलोड होते हैं, और अब से डेली रात को 2 बजे वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, डेली रात को 2 बजे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो, और वेरी ऑल द बेस्ट।